विद्यालय प्रांगण के पावन सर्जनी पे आप सभी आए हुए साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमारे साथ डुमरियागंज से चल के आए बाबूराम कुमार चिंकू यादव जी, जो बहुत ही प्रखर लड़ाकू और संघर्षशील व्यक्ति है, जो परमानेंट चला करते हैं, स्वास्थ्य खराब होने पर भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो बहुत बहुत बधाई और ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इस आपके साथ आए हुए अबरार भाई, सत्यनारायण यादव जी, लौकुश तिवारी जी जो संचालन भी कर रहे हैं, और हमारे पांडे जी जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, मैं रघुनंदन पांडे जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई शत्रुघ्न यादव और उनके पिताजी हम लोग साथी हैं श्री लल्लन यादव जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप। तो और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, लगभग हम सभी लोग आपस में आते जाते मिलते जुलते रहे हैं, सुनी रहे हैं। और दिनेश प्रधान है भाई, इस कार्यक्रम में कई प्रधान आए हैं, 4-5 प्रधान इस पूरे क्षेत्र के प्रधान आए हुए हैं आप। तो इस तरह से ये लगता है कि परिवर्तन निश्चित ही होगा। और इस पे जो पीडीए पखवाड़े के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पे मुख्य रूप से हम अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करेंगे कि आप लोग एक बार जरूर विचार करें कि धर्म से संस्कार चलता है, संस्कार मिलता है, धर्म से शांति सौहार्द मिलता है, स्नेह प्रेम, एक दूसरे के साथ भाईचारे का संदेश और व्यवहार मिलता है, न कि नफरत मिलती है। आज जो सरकार है सिर्फ धर्म के नाम पे नफरत का बीज बो रही है। इस नफरत से क्या देश जल रहा है, विकास ठप हो चुका है, और हमें धर्म का नशा पिला करके स्वयं हमारे साथ व्यापार किया जा रहा है। आप सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की योजना रही हो, फ्री गैस सिलेंडर दिया गया, वो भी अगर 2 करोड़ सिलेंडर बांटा गया तो जो बड़ा व्यापारी है उसको 2 करोड़ ग्राहक बना दिया गया हमको। और जिस समय सिलेंडर बांटा गया, फ्री का के बांटा गया, उस समय सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी। आज सिलेंडर की कीमत क्या है? 1100-1200 है। इसका लाभ किसको मिल रहा है? जो उनका चहेता, उनका व्यापारी है, जो उनका चहेता पूंजीपति है, इसका लाभ उसको मिल रहा है। फ्री का के हमको दे करके और हमको उसका ग्राहक बना दिया कि हम अपने गाड़ी कमाई से उसको सारा पैसा दे दें। इसी तरह से पिछली बार इन्होंने हर गांव में फ्री बिजली योजना चला करके और फ्री बिजली पूरे गांव में बांटा। कोई गरीब नहीं बचा जिसके घर में झोपड़ी में भी बिजली पहुंचा दी गई। वहां ले जाकर के वो मीटर रख दिया गया घर में, अभी बिजली नहीं लगी और बिल 2-2 लाख, 3-3 लाख, 20,000, 50,000, 40,000 आ गया। जिस घर में खाने की ठिकाना नहीं था, उस घर के गरीब परिवार के साथ क्रूर मजाक किया गया, ये व्यापार का। आप बताइए, जो आदमी दिहाड़ी करता है, नरेगा में 200 कुछ रुपया, 30 रुपया या 32 रुपया ऐसे कुछ सरकार देती है, 6,000 रुपया महीने में अगर काम मिलता है तो 6,000 रुपया मिलेगा उसको, और उसका सिलेंडर और बिजली का बिल आ गया तो उसी के लिए भी नहीं हुआ। फिर इस समय सरकार योजना चला रही है जल मिशन योजना, इसमें भी घर घर टूटी लगवाएगी, 100 रुपया महीना भी पानी का भी वसूलेगी। तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं हमको खाली लूटने के लिए, हमसे खाली वसूली करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखेंगे, हम दूर की बात नहीं कहेंगे, अपने जिले की बात ले लीजिए। जितनी भी नदियों पे पुल बने हुए हैं, जिससे हमारे आवागमन सुलभ हुए हैं, जिससे हमारे छोटे छोटे लोगों के व्यापार, आवागमन और अन्य जरूरतें पूरी हो रही हैं, जितनी नदियों पे पुल बने हैं, सारे पुल समाजवादी सरकार में बने हैं। एक पुल बीजेपी ने बनवाया तो बता दीजिए, एक पुल बनवाया उसने? रोड बना, अभी ये रोड पूरा नहीं हुआ 2 लेन, और इनका जो वसूली वाला कार्यक्रम तो शुरू हो गया। अभी हमारे गांव के बगल में गौहनिया से आगे देखेंगे, नागौर तक जाइए, खड़खड़ खड़खड़, मतलब वहां आपकी स्पीड 20-25 अधिक नहीं हो सकती। जो गाड़ी 10 साल चलनी होती है वो गाड़ी 6 साल में समाप्त हो जाएगी।
ऐसा रोड है, लेकिन वसूली शुरू हो गई इनकी। तो जितने कार्यक्रम इनके हैं, सिर्फ हम गरीबों के साथ क्रूर मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो सरकार की योजनाएं हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी देश, समाज, घर, परिवार का अगर विकास हुआ है तो उसका मूलभूत आधार शिक्षा है। शिक्षा के साथ भी मजाक हो रहा है। आज जो शिक्षा हमारे देश की है वो इतनी खराब हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, उसकी क्षमता नहीं पढ़ा पाने की। इसमें से किसी का बेटा अगर बहुत प्रतिभावान हो, बहुत होनहार हो, अगर वो एमबीबीएस में एडमिशन कराना चाहे तो 13.5 लाख रुपया फीस उसका है 1 वर्ष का, और 5 वर्ष का कोर्स होता है। 13 पचे 65 और 2.5-67 लाख रुपए चाहिए आपको उस बच्चे के फीस के लिए, और फिर उसके बाद में उसके रहने खाने पीने की जो जरूरत है उसके विषय में सोच लीजिए। हमको रोकने के लिए एक और नई तरकीब उन्होंने शुरू कर दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को ट्यूशन पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। उससे कम उम्र के बच्चे को जो ट्यूशन पढ़ाएगा वो अध्यापक जेल जाएगा और अभिभावक जेल जाएगा। ये व्यवस्था है सरकार की। आप बता दीजिए, जो बड़े घर के लड़के हैं वो बड़े घर में बड़ी शिक्षा प्रारंभ जीवन पैदा होने के बाद से शुरू हो जाता है उनका। लेकिन आप हम जो दिन भर खेतों में काम करते हैं, दिल्ली बंबई जाकर के बैठे हैं बच्चों के भरण पोषण के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा? उनको ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको कोई शिक्षा नहीं, अच्छे विद्यालयों में नहीं करा पाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी? आप देखेंगे यही चाहे मूर्ति बनी हो, चाहे कहीं किसी तीर्थ स्थान पे आने जाने की बात हो, बड़े लोगों के बेटे नहीं जाते हैं। यही कांवड़ लेके जाने की बात आती है, सब गरीब लोग कांवड़ लेके जाते हैं, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई में दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कोटा, आज बड़े बड़े अच्छे स्थानों पे शिक्षा के केंद्रों पे भेज करके उनको शिक्षा ग्रहण कराते हैं और हमारे बच्चों से ढोल नगाड़ा बजवाते हैं। कभी भी यदि विकास हुआ है, अब कहीं मास्टर साहब बैठे हुए हैं, पिताजी भी मेरे घर बने हैं, आज मास्टर साहब यहीं से पढ़ने जाते थे, पैदल पढ़ने जाते थे। आप इंटर में थे उस समय, कक्षा 7 में हम लोग थे। संतराम बाबू जब इंटर में थे हम लोग 7 में थे, और आज वो इतने मेहनती थे कि वो ब्रिजलाल जी के साथ के थे और उनके बराबर अंक लाते थे। लेकिन आज वही अगर वो किसी पंच वाले घर के होते तो डीएमएसपी हुए होते, और आज वो छोटे परिवार से थे इसलिए प्राइमरी स्कूल के मास्टर पर संतोष करना पड़ा। तो हमारे देश में मुख्य रूप से जो हिंदू समाज है, जो हिंदू समाज में शिक्षा दी जाती है, उन्हें कभी पढ़ाई लिखाई आज की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ धर्म की शिक्षा दे करके, धर्म में फंसा करके उनको उलझा के रखने की शिक्षा दी जाती है। मंदिर, आज तो सभी लोग काम करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, लेकिन दादा बाबा के जमाने में मिस्त्री का काम सिर्फ छोटे जात का हरिजन आदमी करता था, मंदिर बनाता था। जो मूर्ति है पत्थर तख्त बनाता है, उस पर हाथ भी रखता है, पैर भी रखता है, वही खाना खा लेता है, थूक भी देता है सुरती खा करके, और वही मूर्ति जब मंदिर में स्थापित कर दी जाती है तब वो उसको कहा जाता है तुम अछू तो तुम मत छुओ। क्या यही हमारी दशा है? जो जिस चीज का निर्माण करता है वो निर्माण की हुई चीज पवित्र है और वो आदमी पवित्र है। तो इस तरह से जो हम लोगों को नीच ऊंच में इसलिए मनाया गया था कि हम आपस में लड़ करके एक न हो। हर हिंदू, अभी कुछ समय पहले 30-40 साल पहले कोई किसी से घड़ा नहीं छुआता था। एक आदमी पानी भर रहा है, दूसरा आदमी पानी नहीं भरने पाता, तीसरा आदमी पानी नहीं भरने पाता। एक जात दूसरे जात से इतना भेद रखते थे, और उसमें किसी विद्वान ने लिखा है कि पानी में भेद नहीं, बर्तन में है भेद। उसी कुएं में सबका घड़ा, हाँ बर्तन जो भी है, घड़ा है या बाल्टी है या गगरा है, जो भी सब उसमें डाल के पानी निकालते थे, तब वो कुआं का पानी अपवित्र नहीं होता था। लेकिन अगर कोई छोटा आदमी गांव कुएं पे चढ़ गया तो कहते अपवित्र हो गया। तो इस तरह से हमको आपस में लड़ाने के लिए व्यवस्था की गई थी। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, आदमी का शिक्षा ज्ञान ही छोटा और बड़ा बना देता है। यही कोई दरोगा हरिजन आ जाए, भंगी आ जाए, बड़े से बड़े लोग जाकर के सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, और हमको इसलिए नहीं करेंगे, हम
उसके अगर अच्छी भी हैसियत हमारी है, इसलिए नहीं करेंगे कि हम किसी अधिकार में नहीं है, किसी पद पे नहीं है। हमको पद अधिकार तभी मिलेगा जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होनहार विद्वान होंगे। और यह सरकार सिर्फ हमको रोकने, हमारा खजाना खाली रखने, हमारा जेब खाली रखने के लिए जो भी योजनाएं चलाती है वो व्यापार के लिए चलाती है, व्यापार करती है हमसे और हमारा जेब खाली करती है। नौकरी के नाम पे सेना में जो खाली गरीब के लोग जाते थे उसमें 4 साल का नौकरी कर दिया। जितना जहां हमको नौकरी मिलनी थी, आरक्षण मिलना था, वो सरकार ने सब बेच दिया। सरकार के पास कुछ नहीं बचा है कि कहीं आप प्राइवेट में तो आप आरक्षण मांग नहीं सकते हैं, मांगेंगे सरकारी कार्यक्रमों में तो रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, LIC बेच दिया, अस्पताल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, तो फिर हम आरक्षण कहां से लेंगे। गनीमत है कि आज भी राजनीति में एक सदस्य से लेकर के सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष सब में आरक्षण कायम है। और आगे आने वाले दिन में अगर ये सरकार बनती है तो ये सब खत्म कर देंगे। पहले की तरह से हमको नीच, छोट और अशिक्षित रखने का काम कर रहे हैं, बना देंगे तो फिर देश का अधिकार, वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी बहुत चर्चा करते हैं, जिनके नाम पे गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम रख दिए, वो कहते थे कि अगर शूद्रों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा तो वो संविधान मेरे पीठ से गुजरेगा, मेरे लाश से गुजरेगा। मतलब अगर शूद्रों को वोट देने का अधिकार दिया गया तो वो संविधान हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लागू नहीं होने देंगे। शूद्र कौन है? 4 वर्ण है आपके धर्म के अनुसार। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है, चाहे जो भी हो सब ब्राह्मण है। ठाकुर, सब ठाकुर चाहे जो हो। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य में सिर्फ मारवाड़ी है। जो देसी गुप्ता लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रधान जी जायसवाल हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे बनिया हो, जो भी हो, हाँ बेटे थोड़ा जी, तो ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं है। वैश्य सिर्फ मारवाड़ी है। और शूद्र, हाँ, और शूद्र में हम चाहे गौतम हो, धोबी हो, पासी हो, यादव हो, लोहार हो, बड़ई हो, हम सब शूद्र हैं। अन्य सारी जातियां, उनको 3 को छोड़ दीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में सिर्फ सिंधी और ये मारवाड़ी, हाँ अग्रवाल जो होते हैं, मारवाड़ी को छोड़ दिए, वही वैश्य हैं। बाकी सब हम शूद्र हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब शूद्र हैं। मोहम्मद भाइयों को छोड़ दीजिए, हिंदू बिरादरी की बात करते हैं। तो शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार रोका गया, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया, चारों तरफ से हमको रोका ही गया है। और सरकार वही लाने के लिए हमको शिक्षित रखना चाहती है कि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हक अधिकार मांगेंगे। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए जिसने इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि आप जब चाहे, जिस सरकार को चाहे, जहां चाहे उलट के फेंक दें, जहां चाहे वहां उलट के फेंक दें। लेकिन अगर हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किए, अपने अधिकार के उपयोग को समझे नहीं, तो फिर हम उसी गुलामी की तरफ जाएंगे। और जब फिर हम उभर के आ पाना बहुत मुश्किल होगा। हजारों हजार साल के बाद एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हुए और देश को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं बचा था। उस समय जात पात नहीं था। उस समय यही भाजपा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे और आज फिर वही शासन में आ गए हैं। तो इसलिए उनको रोकने के लिए, चिंकू भाई सरीखे नेताओं को आगे लाने के लिए आने वाले भविष्य में, आने वाले चुनाव में एक साथ मिलकर के भाजपा हटाओ एक अभियान चलाना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। चिंकू भाई जिंदाबाद। चिंकू भाई को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो 90% आबादी वाले लोगों के साथ छलावा और खिलवाड़ किया जा रहा है, इन चीज़ों को हटाने के लिए जनमानस को जागरूक करके उनके हक अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनमानस अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को हटाने का काम करेगी। जब चौपाल की बात होती है तो क्षेत्रीय जो नेता होते हैं, संभावित प्रत्याशी होते हैं, वो फील्ड में रहते हैं और जब बात टिकट की आती है तो अचानक हेलीकॉप्टर एंट्री हो जाती है। कहीं ना कहीं एक बात बताई जाती है कि ये हमारा गठबंधन से हो गया। ऐसे में क्या उस नेता के साथ और क्षेत्र की जनता के साथ छलावा नहीं है? दरअसल अब चूंकि देश बहुत बड़ा होता है
और बहुत बड़े राजनीति के परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए जो सरकार चला रही है वो 36 पार्टियों से संगठबंधन करके ही सरकार चला रही है। इसलिए राक्षस को मारने के लिए तमाम अपने सहयोगी समविचार वाले लोगों का सहयोग करना आवश्यक हो जाता है। जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध देश का हर तबका लग करके तब अंग्रेजों को हराया था, उसी तरह से इनको हराने के लिए सबकी जरूरत है। इसलिए गठबंधन, धर्म निभाना, गठबंधन करना आवश्यक है। तो क्या क्षेत्रीय नेताओं के लिए ये छलावा नहीं माना जाएगा? जो 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, उनसे संवाद करते हैं। दरअसल अब यह छलावा तब होता जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए कार्य करता, या संपूर्ण जनमानस के लिए कार्य किया जा रहा है, तो यह छलावा नहीं, समय की पुकार है, वक्त की आवश्यकता है।